हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे। दो पार्ट्स में देखेंगे। पहले पार्ट में हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, और दूसरे पार्ट में हम इसके कुछ एप्लीकेशंस और एडवांस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें बेसिक जाननी होती हैं। वो होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगर हम बात करें कि हमें नंबर ऑफ वेज पता करने होते हैं, तो जब कम चीज़ें होती हैं तो हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं। तो बट जब थोड़ा एडवांस होता है, उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होता है। ठीक है। तो पहला हमारा होता है रूल ऑफ प्रोडक्ट। रूल ऑफ प्रोडक्ट क्या कहता है? अगर हम एम तरीके से कोई काम कर सकते हैं और एन तरीके से दूसरा काम कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ें करने के लिए हमारे पास एम इंटू एन तरीके होते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए हमें ए से बी में जाना है और बी से सी में जाना है। तो हमारे पास यहाँ से एक, दो, तीन, चार रास्ते हैं, और बी से सी में जाने के लिए तीन रास्ते हैं। तो यहाँ से ए से बी में जाने के लिए हम 1 2 3 4 कोई भी रास्ते से जा सकते हैं, और बी से सी जाने में XYZ तीन रास्ते हैं, किसी भी तरीके से जा सकते हैं। तो अगर ए से सी में जाना है बी होते हुए, तो या तो हम 1 से बी में जाएंगे और X से सी में जाएंगे, 1 से बी में गए, Y से गए, 1 से गए और Z से गए, या फिर 2x 2y 3x y। अगर छोटी वैल्यू है तो हम ऐसे मैनुअली काउंट कर सकते हैं। ठीक है। पर अगर बड़ी वैल्यू है तो हमें काउंट नहीं करना है, हमें ये प्रिंसिपल लगाना है कि अगर एक तरीके से एक एक काम को करने के कुछ तरीके हैं, दूसरे काम को करने के कुछ तरीके, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है, एक पिज्ज़ा शॉप में 4 तरह के क्रस्ट हैं, 7 वेजिटेबल्स हैं, और 3 तरह की टॉपिंग है। इनमें से कितने तरह के हम पिज्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं? तो हम क्रस्ट के लिए 4 तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। 7 चॉइस हैं वेजिटेबल की इंटू 7, और 3 चॉइस हैं टॉपिंग की। ठीक है। तो 4 इंटू 7 इंटू 3, मतलब 84 तरीके से हम पिज्ज़ा का कॉम्बिनेशन बना। तो अगर छोटी वैल्यू होती तो हम ऐसे काउंट कर लेते, पर जब बड़ी वैल्यू हो तो हमें पता है इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रिंसिपल होता है रूल ऑफ सम का। कहाँ पे ऐड करना होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई काम को n तरीके से कर सकते हैं, दूसरे काम को n तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दोनों को साथ नहीं कर सकते, दोनों एक समय में नहीं कर सकते। तो उसमें क्या करते हैं, हम एडिशन कर देते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए आपको शूज शूज पहने हैं। ठीक है। आपके पास 10 शूज हैं और 4 सैंडल हैं। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आप कितनी तरह से फुटवियर पहन सकते हैं, तो आप कहोगे या तो शूज पहनोगे या फिर सैंडल पहनोगे, दोनों में से एक चीज होगी। तो यहाँ पे आप कह दोगे 14 वेज में आप तैयार हो सकते। तो जैसे एक एग्जांपल है कि देयर आर 54 स्टूडेंट्स इन क्लास 12A, 48 स्टूडेंट्स इन 12B, 50 in 12C and 47 in 12D. In how many ways can the president be chosen? अब एक प्रेसिडेंट निकालना है। 54 बच्चे क्लास सेक्शन ए में है, 48 बी में है, 50 सी में है, और 47 डी में है। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 54, हम किसी भी 54 में से एक को चूज कर सकते हैं, या फिर 48 में से कर सकते हैं, या फिर 50 में से कर सकते हैं, या फिर 47 में से। तो ये हो गए हमारे 199 केस हो गए। ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या करना है कि ये होता है रूल ऑफ सम। अच्छा, इंग्लिश में समझ लेते हैं कि कहाँ पे रूल ऑफ सम आता है, कहाँ पे प्रोडक्ट आता है। ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो, जहाँ पे एंड होता है वहां पे आता है रूल ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ पे और होता है वहां पे रूल ऑफ सम आता है। हिंदी में क्या कहें, हिंदी में अगर ये लिखें, यहाँ पे ये करना है, और यहाँ पे, क्योंकि हिंदी में और इसमें कंफ्यूजन होता है, तो जहाँ पे एंड आता है इंग्लिश में, कि जहाँ पे एक तरीका हम जैसे चॉइस ऑफ क्रस्ट एंड चॉइस ऑफ टॉपिंग,
ठीक है, तो वहां पे मल्टीप्लाई होता है और में प्लस होता है, जैसे शूज और सैंडल्स। ठीक है, तो ये चीज मतलब एक वर्ड्स के उसमें आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चीज करनी होती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। एकता के पास 4 टी शर्ट हैं, 2 जीन्स हैं, 6 साड़ी हैं, 5 जूते हैं और 3 सैंडल हैं। वो कितने तरह से ड्रेस तैयार कर सकती है। अब इसमें क्या है कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो ऊपर की ड्रेस है, ठीक है, मतलब जो ऊपर पहना है, एंड फुटवियर, दो चीजें हैं। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अब फुटवियर में क्या ऑप्शन है, फुटवियर में हमारे पास या तो शूज हैं या सैंडल्स। तो यहाँ पे 5 + 3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि या तो शूज पहनेगी या सैंडल पहनेगी, दोनों एक साथ नहीं पहन सकती, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ड्रेस में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो टी शर्ट और जीन्स पहनेगी या फिर साड़ी पहनेगी, तो प्लस हो जाएगा। अब टी शर्ट और जीन्स साथ में जाएंगे, टी शर्ट एंड जीन्स है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और साड़ी में प्लस हो जाएगा। तो या तो वो देखो, पहले ड्रेस का अलग निकाल लिया, ड्रेस में क्या है, या तो टी शर्ट जीन्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो टी शर्ट जीन्स के 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और या फिर साड़ी होगी, तो साड़ी तो सिंगल ही होगी, साड़ी के साथ आप जीन्स, ये तो वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो ये या फिर ये, तो जहाँ पे और आएगा वहाँ पे प्लस सिंबल हो जाएगा, और यहाँ पे एंड हो गया, ड्रेस एंड फुटवेयर। तो ये और ये, और यहाँ पे एंड था, टी शर्ट एंड जीन्स, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 8 + 6 14 × 8, तो टोटल 112 वेज हो जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज करना होता है वहाँ पे प्लस करते हैं, जहाँ पे दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हम काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने से पहले एक बहुत बेसिक सी चीज समझते हैं, ये आपने पहले भी नंबर्स में हमने पढ़ा था, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। जैसे अगर हम कहेंगे 3 फैक्टोरियल होगा 1 × 2 × 3, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन अप टू 7। ठीक है, तो ये जो फैक्टोरियल वैल्यूज होती हैं 1 से 10 तक की दी हैं, 7 तक का आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, आप ये निकालने बैठोगे 7 फैक्टोरियल कितना होता है या 6 फैक्टोरियल कितना होता है, ये तो याद ही रहता है 5 तक, 6 और 7 का भी याद कर लीजिए, इसके आगे जरूरत कम पड़ती है। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को सिंपल शब्दों में समझे, बहुत सिंपल से, कहाँ पे परम्यूटेशन लगाते हैं, कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन और अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपने खाली छांटना है, यहाँ पे छांट के उन्हें आपस में अरेंज भी करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप छांट रहे हो और उन्हें एक ऑर्डर में भी लगा रहे हो। तो अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं। अब जब छोटी वैल्यूज होती हैं तो आप आसानी से काउंट कर सकते हो, लेकिन जब बड़ी वैल्यूज होती हैं तो उसके लिए फॉर्मूले यूज करते हैं। परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR। अब NPR कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो हमें आठ आठ चीजें हैं, ठीक है? आठ चीजों, आठ मान लो हमारे पास 8 लोग हैं, ठीक है, हमने एक को फर्स्ट प्राइज देना है, एक को सेकंड प्राइज देना है, एक को थर्ड प्राइज देना है, 8 कंटेस्टेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड देना है। तो हमें क्या करना है, 8 में से 3 लेने हैं और उन्हें अरेंज भी करना है ऑर्डर में ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। ठीक है, ऐसे रैंडम तो है नहीं, तो इसको लिखेंगे हम 8P3। तो इसका फॉर्मूला होता है कि 8 फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, मतलब 8 - 3, ये ध्यान देना है, दिस माइनस दिस, ये नहीं होगा, 3 नहीं आएगा, 8 - 3 आएगा, मतलब 5 फैक्टोरियल। अब इसे सिंपल वे में लिखना है, तो इसको क्या लिख देंगे, 8 7 6। अब देखो यहाँ पे 5 और उससे छोटे नंबर है, 5 4 3 2 1, इसे हम सीधे 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है,
876 इंटू 5 फैक्टोरियल और नीचे हमारा 5 फैक्टोरियल ही है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 336। ठीक है, देखो अगर परम्यूटेशन करना है तो ऐसे फॉर्मूला भी लगा सकते हो और सीधे भी कर सकते हो। सीधे करने का तरीका क्या होता है, काउंटिंग वाले तरीके से। परम्यूटेशन आसान होता है, कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला लगाना पड़ता है जनरली। अब देखो यहाँ पे आसान किस तरह से, हमें फर्स्ट प्राइज देना है, ठीक है, 8 स्टूडेंट्स है, इसमें से हम किसी भी एक को फर्स्ट प्राइज दे सकते हैं। अब क्या है, हमें सेकंड प्राइज देना है, कितने लोग बच गए, 7, तो हम किसी भी पर्सन को सेकंड प्राइज दे सकते हैं। अब हमने सेकंड प्राइज भी दे दिया, 6 कंटेस्टेंट बचे, हमने किसी को थर्ड प्राइज देना है, हम 6 तरीके से दे सकते हैं। तो सीधे सीधे हम ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे परमुटेशन का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कॉम्बिनेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, परम्यूटेशन ऐसे भी कर सकते हैं काउंटिंग। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन इज रिपीटेड एन वन टाइम, सेकंड इज रिपीटेड एन टू टाइम्स, और ऐसे करके हम कैसे परम्यूटेशन लगाते हैं। अच्छा, परम्यूटेशन का एक और जैसे हम एक वो चीज लेते हैं कि मान लो हमें एक वर्ड है, ठीक है, जैसे वर्ड दिया टेकन, इसके लेटर्स को अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको किस तरह से आप कर सकते हैं कि इसमें आपको सारे लेटर्स लेने हैं, तो आप कर देंगे 5p5 यानी कि 5 फैक्टोरियल 120। अगर सारे लेटर्स लेने होते हैं तो उतना ही एन जितने वेज होते हैं उतने अरेंजमेंट बन जाए। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप वैसे काउंटिंग वाइज देखें तो हम पहले पहले लेटर में 5 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे लेटर को 4 तरीके से भर सकते हैं, तीसरे को 3 से, चौथे को 2 से, पांचवे को 1 से, तो यही वैल्यू आएगी। अब ये कहाँ पे आता है, रिपीटेड आइटम्स वाला। जैसे मान लो हमें वर्ड है हैप्पीनेस, हमें इससे वर्ड्स बनाने हैं। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले हम ले लेते हैं एन फैक्टोरियल, कितने लेटर्स हैं, 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल। अब इसमें रिपीट जो आ रहे हैं, 2 बार पी आ रहा है, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 बार एस आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सल एग्जांपल होता है मिसिसिपी। ठीक है, कई लोग जोक भी बनाते हैं कि ये वर्ड ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताने के लिए बना था। तो अगर इसको अरेंज करना है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं, ठीक है, और 2 3 4 बार एस आ गया, 1 2 3 4 बार आई आ गया, और 2 बार पी आ गया, तो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब दूसरी चीज है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि जब सिलेक्शन करना होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, ऐसे भी लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। अब जैसे बेसिकली मान लो हमारे पास 10 हैं, 10 चीजें, हमने उसमें से 3 चीज सेलेक्ट करनी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 हो गया है 7 और 3 फैक्टोरियल। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, 7 से 1 तक होगा, 7 फैक्टोरियल चला गया, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है। ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं 9 इंटू 8 72, तो 12 टाइम्स 120 हो जाए। अब एक चीज अगर आपने ध्यान दी, NPR और NCR का रिलेशन, तो NPR था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये रिलेशन हो गया। तो यानी कि अगर हम इसको कहें ये NCR है, NCR इज इक्वल टू, ये तो NPR हो गया हमारा अपॉन r फैक्टोरियल, तो यानी कि ये भी कह सकते हैं कि NPR इज इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू r। तो पहले परम्यूटेशन में देखो हमने क्या बात की थी
कि परम्यूटेशन क्या होता है, ये हमने क्या किया, पहले हमने सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन हो गए, हमने आर चीजें सेलेक्ट की और उसे अरेंज कर लिया, तो सिलेक्शन इनटू ये हो गया अरेंजमेंट। तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट जब दोनों होते हैं तो वो परम्यूटेशन बन जाता है। तो ये रिलेशन होता है फॉर्मूला वाइज। ठीक है, चलिए अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। उससे पहले एक बार फिर से एक बार समझ लेते हैं परम्यूटेशन कहाँ लगेगा, कॉम्बिनेशन कहाँ लगेगा। ठीक है, तो एक सवाल है, जैसे 15 खिलाड़ी हैं, उनमें से एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगेगा, तो हमेशा सोचना है कि जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है वहां पे परम्यूटेशन लगेगा। अब यहाँ पे हमें कैप्टन सेलेक्ट करना है और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, दोनों सेलेक्ट करने हैं, राइट। तो ये ऑर्डर है। अगर मान लो मैं कहता हूँ एक्स कैप्टन है और वाई वाइस कैप्टन है, और दूसरा केस कहता हूँ वाई कैप्टन है, एक्स वाइस कैप्टन है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। तो जहाँ पे हर चीज में फर्क है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो वो परम्यूटेशन का सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पे 15p2 बन जाएगा। 15p2 मतलब 15 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल, और यानी कि हम कह सकते हैं 15 इंटू 14, क्योंकि 13 फैक्टोरियल ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएंगे 210 वेज। ठीक है, परम्यूटेशन ऐसे भी कर सकते हो, आपको कैप्टन चूज करना है, 15 तरीके से कैप्टन के ऑप्शन है, आपने कैप्टन चूज कर लिया, 14 लोग बचे, वाइस कैप्टन चूज करने के 14 तरीके, तो ये आपके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कॉम्बिनेशन, अब यहाँ पे क्या है कि सेलेक्ट करना है, खाली सेलेक्ट करना है दो प्लेयर, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आप एक्स और वाई सेलेक्ट करो या वाई और एक्स सेलेक्ट करो, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15c, 15 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल, 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल। तो ये 13 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 7 बन जाएगा, 105 बेस। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन देख लेते हैं कुछ कुछ। अगर आपको सारे आइटम सेलेक्ट करने हो तो n फैक्टोरियल वेज में होता है। ठीक है, तो जैसे हमने वर्ड्स बनाए थे, हमने कहा था कि टेकन वर्ड्स या कोई भी वर्ड है, जैसे मान लो शेयर वर्ड के आपने वो बनाने हैं, ठीक है, आपने इसके परम्यूटेशन बनाने हैं, तो 5 के 5 सेलेक्ट कर रहे हो, तो 5 फैक्टोरियल आपका आंसर। अगर आपको कोई भी सेलेक्ट नहीं करना होता तो एक ही तरीका होता है, एक मतलब कोई भी जीरो आपको अरेंज करना है तो एक तरीका होता है, एक करना है तो n तरीके होते हैं। ठीक है, अगर आपको एक लेटर लेके उसे अरेंज करना है तो आप n वेज में कर सकते हैं। फिर अगर n-1 चीजें सेलेक्ट करनी होती हैं तो n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अगर आपको इसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं, मैंने कहा कि आपको 4 लोगों को प्राइस देना है, एक को नहीं करना है, तो आप कहोगे फर्स्ट प्राइज आप 5 तरीके से दे सकते हो, सेकंड प्राइस 4 तरीके से दे सकते हो, थर्ड प्राइस 3 तरीके से, 2 तरीके से। ठीक है, तो ये भी n फैक्टोरियल होता है। फिर एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आप ऐसे याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो आप कहीं पे भी इस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एनपीआर, जैसे मान लो हमने कहा कि 12p3 ये इक्वल हो जाएगा, n यहाँ पे आएगा, n मतलब 12 इंटू 11p2, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी है, अगर आप प्रॉपर्टी याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो चल जाएगा काम। फिर एक और इसी तरह की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है n-1 प्लस ये कुछ प्रॉपर्टी दी है, जैसे मान लो 17p3 प्लस 3 इंटू 17p2, ये हो जाएगा 18, n-1 17 है तो n 18 हो जाएगा, p r हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई, और ये भी एक और प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला में पुट करके उन्हें सॉल्व कर सकते हो। कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आपको जीरो सेलेक्ट करने हैं या सारे सेलेक्ट करने हैं तो एक ही तरीका है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन। अगर मैं कहता हूँ कि आपको 5 बैग रखें, B1 B2 B3 B4 B5, मैं कहता हूँ कि आपको एक सेलेक्ट, कोई भी सेलेक्ट नहीं करना,
ठीक है, कोई भी सेलेक्ट नहीं करना, आप कहोगे एक ही तरीका है, किसी को भी सेलेक्ट मत करो, सारे सेलेक्ट करने तो आप सारे लिखा लोगे तो वन वेज हो जाते हैं। ठीक है, NC1 मैं कहता हूँ कोई भी एक बैग सेलेक्ट करना है तो कितने ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4 5, तो यानी कि n के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर NCR और NCP बराबर हैं, ठीक है, तो R या तो P के बराबर होगा या R प्लस P इक्वल टू N होगा। R P के बराबर, ये तो आप कॉमन सेंस से कह सकते हो कि अगर ये बराबर है ये बराबर है तो R इक्वल टू P हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी समझते हैं कैसे काम करती है। सपोज हमारे पास यहाँ पे 7 बैग हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आपको 2 बैग सेलेक्ट करने हैं, तो आप क्या कहोगे कि कोई भी 2 बैग सेलेक्ट कर लो, इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, उठा लो, ठीक है, तो आप कर लोगे। अगर मैं आपको कहूँगा कि 5 बैग सेलेक्ट करने हैं, तो आप क्या करोगे, आपने 5 बैग सेलेक्ट करने हैं, आपने 2 बैग्स को हटा दिया, मान लो ये 2 बैग्स आपने हटा दिए, तो बाकी 5 सेलेक्ट हो गए। तो तरीके तो वही रहे ना, यहाँ पे पहली बार में आप दो दो उठा रहे हो, बाकी किनारे कर दे रहे हो, इसमें 2 किनारे कर दे रहे हो और बाकी सेलेक्ट कर दे रहे हो। ठीक है, तो वो तरीका उस तरह से हो गया लॉजिकली। और अगर फॉर्मूला वाइज देखना है तो ये समझ लेते हैं, जैसे 7C2 और 7C5। 7C2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, और 7C5 हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, दोनों इक्वल वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी यहाँ पे जैसे ये दिया है तो ये इसके बराबर होगा, अगर इन दोनों को ऐड करके ये वैल्यू आती है तो ये दो कॉम्बिनेशंस बराबर होते हैं। NCR और NPR का मैंने आपको रिलेशन बताया था क्या होता है, ठीक है, NCR होता है NPR अपॉन R फैक्टर। फिर एक दो और प्रॉपर्टी है, NCR प्लस NCR माइनस 1, जैसे मैंने कहा 10C3 या 10C4 प्लस 10C3, ये हो जाएगा 11C4। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। और एक और प्रॉपर्टी होती है NC0, यानी कि 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 और सो ऑन अप टू 7C7, ये टोटल आएगा 2 की पावर 7। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस की प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को आप मतलब चाहे तो याद कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला अगर आपको पता है बेसिक तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इनकी वैल्यूज कुछ ये कैलकुलेशंस हैं, ये आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो परम्यूटेशन में सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ कि अगर 7p3 करना है तो या तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 इज 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप कर दोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, कह दोगे आप 765 यानी कि 210। दूसरा तरीका जो सिंपल तरीका है करने का, आपको 3 सेलेक्ट करना है, पहला 7 तरीके से सेलेक्ट हो सकता है, दूसरा 6 से, तीसरा 5 से। 9 में से 4 सेलेक्ट करने और अरेंज करने, पहले को 9 वेज में कर सकते हो। ठीक है, ये इसको 9p4 का मतलब समझते हैं। 9p4 का मतलब है कि मान लो 9 लोग चढ़े एक बस में और 4 सीटें हैं, 1 2 3 4, तो पहला पर्सन आएगा, ठीक है, वो कोई भी सीट ले सकता है, तो 9 तरीके हैं उसको सीट भरने के। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा, उसके पास 8 ऑप्शन है, तो वो कोई भी एक सीट ले सकता है। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा, उसके पास 7 ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट पर्सन आएगा, उसके पास मतलब 6 में से कोई भी एक पर्सन सीट ले सकता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, तो ये आप कह दोगे 0। तो ऐसे ही आप 10p2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन जब कैलकुलेट करना होता है तो क्या होता है, 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल दोनों यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होता है 6, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कट गया, ये हो जाएगा 15 इंटू 6 90 होता है, तो 165 हो जाएगा। 17C2 करना है तो 17C2 हो जाएगा 17 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, फिर आ गया 130। ठीक है, अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना कि NC0 1 होता है, NCN
NC1 होता है NC2 का फॉर्मूला मतलब आपको ऐसे इस तरह तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना n इंटू n-1/2 होता है, और NC3 होता है n-1 n-2 अपॉन। तो यहाँ तक आपको मतलब ये आप मैनुअली कर सकते हो, वही फॉर्मूले को हमने ओपन कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो NC2 कई बार यूज होता है, तो सीधे सीधे आप ऐसे लगा सकते हो, मतलब 17 इंटू 16/2, ये आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब कुछ और सवाल देखते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम है कि इनमें से किसकी वैल्यू 17p5 के बराबर है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है कोई बात नहीं, 17p5 क्या है, 17p5 है 17 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ऊपर 17 फैक्टोरियल है, 17 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 2 3 4 17 तक आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें 16 फैक्टोरियल आ रहा है, तो 16 तक ही आ रहा है और 16 आ रहा है, तो 17 फैक्टोरियल नहीं बन सकता, ठीक है। अब ये 18 फैक्टोरियल है और ये 18 यहाँ भी है, तो मतलब ये ऑलरेडी पहले 18 फैक्टोरियल बन रहा है और फिर उसको 18 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो 17 से ज़्यादा ही जा रहा है। 18 फैक्टोरियल है, 16 तक बन रहा है, तो 16 फैक्टोरियल को अगर आप रखोगे तो ये 16 फैक्टोरियल होगा और इंटू 18 कर दे रहे हैं, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो हम देख ही नहीं रहे हैं अभी। अब 17 तो आ ही नहीं रहा है, 1 से 17 तक तो बन ही नहीं रहा कहीं पे न्यूमरेटर में, ये भी नहीं है। ये वाला ऑप्शन देखो डी वाला, ये क्या कर रहा है, 16 फैक्टोरियल तक आ रहा है और फिर उसे 17 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा 17 फैक्टोरियल। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 16p4 है, तो नीचे 12 फैक्टोरियल है, ठीक है। 17 इंटू 16 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ये 16 फैक्टोरियल यहाँ तक होगा, इसे 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 17 फैक्टोरियल, और नीचे 12 फैक्टोरियल है, तो ये इसके बराबर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा, वो कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर। तो इसके लिए फॉर्मूला अगर नहीं भी, अगर आपको फॉर्मूला याद है और प्रॉपर्टी न भी याद है तो आप कर सकते हैं। अब ऐसी एक और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं भी पता है कोई बात नहीं, इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 11p5 होगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और 5 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। अगर आपको फॉर्मूला ना भी पता है कि ये क्या वैल्यू होती है, आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है कि अगर हम बात करें 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 फैक्टोरियल होता है 6 फैक्टोरियल इंटू 7, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब ये 11 अपॉन 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, ये हमने कॉमन बाहर ले लिया, तो ये क्या बचा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 अपॉन 7 हो गया। 5 अपॉन 7 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12 अपॉन 7। अब 11 फैक्टोरियल इंटू 12 क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल इंटू 7 हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 12p5, 12p5 हो जाएगा ना, क्योंकि 12p5 का मतलब होगा 12 अपॉन 7 फैक्टोरियल, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो सीधे सीधे कर सकते हो, प्रॉपर्टी नहीं भी पता है तो फिर तो भी आप ऐसे फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। तो मेन पर्पस ये है कि प्रॉपर्टी ना भी पता हो, फॉर्मूला पता हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है कि NCR+1 कितना होता है, अच्छी बात है, नहीं पता फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 18 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 15 फैक्टोरियल प्लस 18 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अच्छा अब 18 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, छोटा वाला नंबर लेते हैं 14 फैक्टोरियल इंटू 15, और ये हमारा हो जाएगा 18 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल
इंटू 3। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 18 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल कॉमन हो गया, 1/15 प्लस 1 सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 18 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 4 प्लस 15 कितना हो जाता है, 19 अपॉन 4 इंटू 15। अब 3 फैक्टोरियल इंटू 4 कितना हो जाता है, 4 फैक्टोरियल, और 14 फैक्टोरियल इंटू 15 कितना हो जाता है, 15 फैक्टोरियल, और ऊपर कितना आ जाएगा, 19 फैक्टोरियल इंटू 18 यानी कि 19 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया, 19C4। तो अगर आपको फॉर्मूला न भी पता है, प्रॉपर्टी न भी याद है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने दूसरे क्वेश्चंस में समय बचा लिया है, आपके पास समय बचा हुआ है, तो आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको प्रॉपर्टी याद है तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर NCR प्लस 1 होता है तो ये वैल्यू हो जाती है N+1 CR+1। ये प्रॉपर्टी थी, वहां पे मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई थी। अगर प्रॉपर्टी याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट कर लोगे, नहीं भी याद है तो पैनिक नहीं करना है, ठीक है, आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा पर आंसर आ जाएगा। पर ये तभी कर रहे हैं जब आपके पास समय बचा हो, ठीक है, नहीं तो प्रॉपर्टी याद होने में बेटर है। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड सैमसंग बी अरेंज्ड। सैमसंग में कितने लेटर्स हैं, 7 लेटर है, और इसमें कुछ रिपीट है, एस 2 बार आ रहा है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। 7 फैक्टोरियल होता है 5040, याद रखने वाली चीजें, अपॉन 2 कर लेंगे तो 2520 वेज आ जाएंगे। How many different words can be formed with the letters of the word breaking, beginning with B and ending with G? B से स्टार्ट होना है, G में एंड करना है, ठीक है, तो B से स्टार्ट होगा, G में एंड होगा, तो ये फिक्स है, ठीक है, इन्हें आप हिला नहीं सकते। अब हमारे पास क्या बच रहा है, REAKIN, तो मतलब जो हमें चेंजेस करने हैं वो इन्हीं में करने हैं। तो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे, यानी कि 720 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। देखो बी और जी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होंगे, तो हमें इसे फिक्स कर लेंगे। The letters of which of the following words can be arranged in 120 different ways, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्टेबल 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल हो गया, 720 हो गया। स्टिल कितना है, 5 फैक्टोरियल, और L 2 बार आ रहा है अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 60। वाटर में क्या है, 5 फैक्टोरियल, 5 अलग अलग लेटर्स हैं, तो 120 ये हमारा आंसर हो जाएगा। एयर चार ही हैं, तो ये 24 तरीके से लिख सकते। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट ऑल द बॉयज स्टैंड टुगेदर एंड ऑल द गर्ल्स स्टैंड टुगेदर। अब ये कैसा क्वेश्चन होता है, ग्रुपिंग वाला। इसे कैसे करना है कि 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, ठीक है, और 3 लड़कियां। अब हमें क्या करना है, सारे बॉयज एक साथ खड़े होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन चारों बॉयज के कॉम्बिनेशन को बी बोल देंगे, और तीनों गर्ल्स के कॉम्बिनेशन को जी बोल देंगे, ठीक है। अब बॉयज आपस में कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, 4 बॉयज हैं तो 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकते हैं। गर्ल्स आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं, 3 फैक्टोरियल वेज से। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली, अभी हमने 2 ग्रुप बनाए, अब ये 2 ग्रुप कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, यहाँ पे 4 बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, तो या तो बॉयज लेफ्ट साइड को हो सकते हैं, गर्ल्स राइट साइड को, या फिर गर्ल्स लेफ्ट साइड को, बॉयज राइट साइड को। 2 फैक्टोरियल वेज इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 6 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 288। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई करना। कई लोग क्या करते हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ही लिख के आंसर निकाल देते हैं।
बट बॉयज और गर्ल्स को भी आप दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना। जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास 5 बुक्स हैं मैथ्स की, ठीक है, 7 बुक्स हैं साइंस की, और 3 बुक्स हैं इंग्लिश की। और हमें इन्हें अरेंज करना है कि मैथ्स की बुक्स एक साथ आनी चाहिए, साइंस की एक साथ आनी चाहिए, इंग्लिश की एक साथ आनी चाहिए। तो मैथ्स के हमारे पास 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, साइंस को हम 7 फैक्टोरियल में कर सकते हैं, इंग्लिश को 3 फैक्टोरियल में कर सकते हैं। पर इन 3 कॉम्बिनेशंस को भी तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, यानी कि 3 फैक्टोरियल और तरीके हो जाएंगे। 3 चीजें तो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएंगी, यानी कि 6 वेज। अब ये क्या है, इसमें पिछले वाले में टुगेदर वाला था, इसमें नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर वाला कैसे करते हैं? नॉट टुगेदर का तरीका होता है टोटल माइनस टुगेदर, ठीक है। इस तरह से हम ऐसे वैल्यू निकालते हैं। अब ये कह रहा है कि 15 बुक्स हैं, उन्हें एक शेल्फ में लगाना है, 2 बुक्स साथ में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसे समझते हैं किस तरह से करना है। तो अगर हमारे पास 15 बुक्स हैं तो पहले हमारे पास लगाने के कितने तरीके हो जाएंगे? हमारे पास हो जाएंगे 15 बुक्स को अरेंज करने के हो जाएंगे 15 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। टोटल हमारा आ गया 15 फैक्टोरियल। अब टुगेदर, टुगेदर में हमें क्या करना है कि मान लो हमारे पास बुक्स हैं B1 B2 और ऐसे करके B15 तक बुक्स हैं। अब हमें 2 बुक्स को साथ में लेना है, तो ठीक है, हमने B1 B2 को साथ में ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास कितनी बुक्स, अब इसको एक बंडल में काउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने आइटम्स हो गए? 1 2 3, ये 14 हो गए, 13, ये 13 थे, ठीक है, और एक 14, सो 14 आइटम्स अरेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। 14 आइटम्स अरेंज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ B1 B2 को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 2 वेज में। या तो B1 पहले आ जाएगा, B2 बाद में आएगा, या फिर B2 पहले आ जाएगा, B1 बाद में आ जाएगा। तो 2 इंटू 14 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास 14 आइटम्स है अरेंज करने के लिए, पहले हमारे पास 15 थे, अब हमने इन दोनों को एक साथ बांध दिया, तो हमारे पास, मान लो हमने इन दोनों को चिपका दिया एक साथ में, तो हमारे पास 14 बुक्स हैं। तो ये हमारे नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। अब क्या होता है कि अब थोड़ा यहाँ पे अजीब से ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कि 16 फैक्टोरियल वाले आएंगे नहीं आंसर, ठीक है, 15 फैक्टोरियल से कम ही होना चाहिए। इन दोनों में से देखना है क्या आंसर आएगा। तो 14 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं हम? 15 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 14 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम इसे 15 इंटू 14 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, माइनस 2 इंटू 14 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 15 माइनस 2 कितना होता है? 13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम नॉट टुगेदर वाला कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं नॉट टुगेदर, ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें रिपीटेड लेटर्स वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपको पूछते हैं नेवर टुगेदर वाला, तो क्या करते हैं? टोटल वेज माइनस टुगेदर। अच्छा, टोटल वेज कितने हो जाएंगे? पहले गिन लो कितने वेज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। इसमें से ई कितनी बार आ रहा है? ई 3 बार आ रहा है। और एन कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल अगर आपको वैल्यू पता है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, 40,320 होती है अपॉन 6 इंटू 2, ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर टुगेदर हमें निकालना है। टुगेदर के लिए क्या होगा कि हमने जी और आर को टुगेदर रख लेंगे, तो हमारे पास जी और आर एक साथ आ गया, और हमारे पास क्या बचा? ई एन आई ई ई एन जी आई, एक और एन आ जाएगा, ठीक है, ई एन आई एन ई ई, ठीक है। अब हमें टुगेदर में इन्हें इन्हें ले लिया, तो हमारे पास कितने आइटम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें 7 फैक्टोरियल चीज़ें अरेंज करनी है, और इसमें ई 3 बार आ रहा है और एन 2 बार आ रहा है,
ठीक है। अब जी और आर भी आपस में दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं, या तो आप जी आर ऐसे लिख सकते हो या फिर आर जी लिख सकते हो। तो दो फैक्टोरियल बेस में जी और आर अरेंज हो सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब हो गया 840। 7 फैक्टोरियल होता है हमारा 5040 अपॉन 6। इसे कैलकुलेट कर लो, तो 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 6 6 36 43 7 0। फिर इसे 2 से डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा 3360। तो 3360 माइनस इससे करोगे तो आप आ जाएगा 8224, तो 4 जा 840। तो नंबर ऑफ वेज आ गए 250। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम मानी जाती है, ठीक है। डिफिकल्ट मैंने समझना है कि अगर आपको नॉट टुगेदर कभी भी आपको ऐसे पूछा है कि इनमें से नॉट टुगेदर कितने वेज में हो सकता है, तो टोटल वेज निकाल दिए माइनस टुगेदर वाले केसेस निकाल देते हैं, और इसमें सारी चीजें कवर हो गई। जो बेसिकली आपका रिपीट लेटर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो भी कवर हो गया। अब ये सवाल कहता है कि इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 स्टूडेंट्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। एक 5 लोगों की कमेटी सेलेक्ट करनी है, कितने लोगों से? 6 बॉयज और 5 गर्ल्स में से, ठीक है, जिसमें से 3 बॉयज होने चाहिए, 2 गर्ल्स होनी चाहिए। अब क्या करना है, हमें सिलेक्शन करना है। पहले हम क्या करेंगे, 5 बॉयज हैं उनमें से 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, मतलब 6 C 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एंड है, ठीक है, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, तब दोनों को हम साथ में सेलेक्ट नहीं, साथ में सेलेक्ट करना है ना, तो वहां पे एंड वाले केस में मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको बताया था। तो अब 2 गर्ल्स भी सेलेक्ट करनी है, कितने में से? 5 गर्ल्स में से, तो 5C2। 6C3 होता है 6 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। एक 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 5 इंटू 4 20, और 5C2 होगा, मैंने बताया था n-1/2 हो जाता है, तो 5 इंटू 4/2 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो जाएंगे 200, ये हमारा आंसर। इन अ पार्टी every person shakes hand with every other person. If there was a total of 231 handshakes in the party, find the number of persons who were present in the party. अब इस प्रॉब्लम को कैसे किया जाता है, ठीक है, ये हैंडशेक प्रॉब्लम। इसे करने का तरीका क्या है कि नंबर ऑफ जो हैंडशेक्स होते हैं, मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, ए और बी, तो कितने हैंडशेक होंगे? 1 हैंडशेक होगा, ठीक है। ए बी से हाथ मिला रहा है, बी है ए से हाथ मिला रहा है, ठीक है, मैटर नहीं करेगा कि कौन किससे मिला रहा है, एक ही काउंट होगा। अगर मान लो सी भी आ जाता है, तो ए और सी हाथ मिला सकते हैं, बी और सी हाथ मिला सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें 2 लोग सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ हैंड शेक्स निकाल लें, तो हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट 2 पीपल। कोई भी 2 लोग सेलेक्ट कर लो तो एक हैंडशेक बन जाएगा, ठीक है। 5 लोग हैं, उनमें से कोई भी 2 लोग आपस में सेलेक्ट कर लेंगे तो वह हैंडशेक हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, NC2, ठीक है। तो हमेशा हैंडशेक प्रॉब्लम याद रखना, ये होता है NC2। तो NC2 हमें दिया है 231, ठीक है। हमें n की वैल्यू निकालनी है। एक तरीका तो ये है, ऑप्शन रख लो, ठीक है। ऑप्शन रख के देखोगे तो ऐसे ही दिख रहा है 21 इंटू 20। NC2 क्या होता है, n-1/2, ठीक है। 21 22 रखोगे, 20 इंटू 20 कितना होता है, 400, 400/10 40, ठीक है। n इंटू n-1/2, ठीक है। 400/2 करोगे 200, तो इन दोनों में से आंसर आना चाहिए, ठीक है। 21 रख लोगे तो 21 इंटू 20/2, ये आ रहा है 210, और 22 रखोगे तो 231 आ रहा है आंसर। तो हमारा वैल्यू हो जाएगी 22। ऑप्शन नहीं भी यूज करना है, वैसे फॉर्मूला लगाना है, तो n इंटू n-1/2 है हमारा
231, तो n इंटू n माइनस 1 है 462। ठीक है, तो अब हमें पता है कि स्क्वायर नंबर है तो 20 के आसपास ही आना चाहिए। ठीक है, 20 इंटू 19 तो कम ही हो रहा है। 21 इंटू 20 रखोगे तो n21 रखोगे तो 420 आएगा। ठीक है, n22 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इनको बेसिकली ऑप्शंस देख के ऐसे सवालों को आप कर सकते हो। ऑप्शंस में वैल्यूज पुट करके देख लो कि कौन सी सूटेबल रहेगी। ठीक है, तो हैंडशेक में हमेशा याद रखना कि NC2 का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको 2 लोग सेलेक्ट करने तो एक हैंडशेक बन जाएगा। तो अगर आप जितने भी लोग हैं उनमें से 2 लोग सेलेक्ट करने के वेज निकाल लोगे तो आपको नंबर ऑफ हैंडशेक्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। इसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखा। ठीक है, फिर हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, उस पर हमने कुछ सवाल भी किए और मैंने बताया कि अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखी। इसका सेकेंड पार्ट होगा, इसमें सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कुछ, जैसे अभी हमने सर्कुलर वाला परम्यूटेशन नहीं देखा था। ठीक है, फिर हम एक डीरेंजमेंट करके कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कि सब गलत हो गया, सब गलत सिलेक्शन हो गया, वो सब। ठीक है, और उसके अलावा कुछ थोड़ा सा और एप्लीकेशंस और देखेंगे, थोड़े एडवांस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, जिससे ये चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा एग्जाम के लायक। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, इससे कम ही क्वेश्चन आते हैं। कई लोग इसमें बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उतने एडवांस नहीं करने। बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, फॉर्मूले पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, और पता होना चाहिए कहाँ पे परम्यूटेशन लग सकता है, कहाँ पे कॉम्बिनेशन। अगर कंफ्यूजिंग लगता है तो ठीक है, इस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है हर चैप्टर की।